4 साल की पीएचडी थी, उसके बाद मौका मिला जेएसपीएस पोस्ट डॉक का। जेएसपीएस जापान सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंसेज। ये मैं इसलिए भी नाम ले रहा हूँ ताकि आपके इल्म में अगर नहीं है ऑलरेडी, वैसे तो सब जानते होंगे लेकिन कुछ अगर नहीं जानते तो उन्हें पता होगा कि ये भी एक बड़ी अच्छी फंडिंग अपॉर्चुनिटी है पोस्ट डॉक के लिए। जो ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आल्दो के हाईली कंपेरेटिव है लेकिन इससे नहीं घबराना चाहिए। तो क्या हुआ, लोग उसमें सेलेक्ट होते हैं। इसमें कंपेरेटिव इसलिए है कि 100 कैंडिडेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसमें से उन्होंने सेलेक्ट करना होता है। लकीली मैं भी उसमें सेलेक्ट हो गया और जेएसपीएस 2 साल की पोस्ट डॉक होती है, वो भी पीएचडी के फ़ौरन बाद मुझे कंप्लीट करने का चांस मिला। पोस्ट डॉक के दौरान मुझे एहसास हुआ कि पीएचडी इज़ जस्ट अ ट्रेनिंग, बस जस्ट ट्रेनिंग है। असल काम तो पोस्ट डॉक के दौरान किया हमने। पीएचडी के दौरान तो हम सीखते ही रहे, लर्न ही करते रहे, ट्रेनिंग ही होती रही, लेकिन कुछ करने का मौका नहीं मिला। कुछ करने का मौका मिला पोस्ट डॉक के दौरान। अगर आपको भी कभी चांस मिले, बेशुमार कंट्रीज ऑफर करते हैं, जेएसपीएस भी है, फ्रांस की भी है, चाइना की भी है, तो ये ज़रूर अवेल करिए। उनके पाकिस्तान के अंदर भी आप पोस्ट डॉक कर सकते हैं, ये भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये इस्लामिक बैंक स्पॉन्सर करता है। वापस आ गया, पहला अदारा जो मैंने ज्वाइन किया कॉमसेट्स, फिर बीच में कुछ 4 साल के लिए मैंने फास्ट वहाँ भी मैं सर्व करता रहा, और इस दौरान एज ए डीन, एज ए चेयर, एज ए हेड सब मुझे मौके मिलते रहे। लेकिन जो सबसे मैं जो प्राउडली मेंशन करता हूँ वो ये वाला है, जिसकी अभी हो सकता है आपको समझ ना आ रही हो कि ये क्या बनाया हुआ है। इसको हम एंड पे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हाउ आई अचीव्ड, ये कैसे, इसके पीछे नाकामियाँ कौन कौन सी थी, फेल्योर कौन कौन से थे, वो कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो इसके बारे में भी, ये होराइजन 2020 का यूरोपियन कमीशन का प्रोजेक्ट है, और जितने भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, और मेरा ख्याल है कि मेरे अलावा शायद कोई एक आध पर्सन होगा इस पाकिस्तान में जिसने ये विन किया होगा। इसके आगे फिर सब कैटेगरीज है, वो विन करना आसान है, लेकिन ये मेन होराइजन 2020 का ये मैरी क्यूरी के नाम से ये जाना जाता है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वाई फंडिंग प्रोजेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट टू अस, ये बात मैंने आपसे पूछनी कि फंडिंग प्रोजेक्ट का हमें फ़ायदा क्या है। तो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अगर फंडिंग होगी तो हम उससे अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। समटाइम हम फंडिंग की वजह से रुक जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इससे रिलेटेड है चीज़ें, थैंक यू। कि बाद का हमें कोई इक्विपमेंट उस लेवल के नहीं मिल रहे होते, जीपीयू नहीं मिल रहा होता, या कोई और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट से जो अदारा किसी वजह से नहीं दे पा रहा होता, क्योंकि अदारे की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, बाद का दे भी देते हैं लेकिन नहीं मिल रहा होता। एक तो अच्छे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट। इसके अलावा और बहुत से बेनिफिट्स हैं जी। इंडस्ट्री के साथ लिंकेज होता है, इंडस्ट्री के साथ लिंकेज हो गया, वो तो एक पार्ट है ना, प्रोसेस का पार्ट है। मैं जो उसका हमें पर्सनली क्या फ़ायदा होगा और अदारे को क्या फ़ायदा होगा, हमने ये देखना है। फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है, मॉनेटरी बेनिफिट क्या है, और इसके अलावा दूसरे बेनिफिट्स क्या है। अगर थोड़ा सा हम इसको ब्रॉडली देखें, हमारे स्टूडेंट्स को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब मेरा जो पहला प्रोजेक्ट जो मैंने विन किया था वो एनआरपीयू था। एनआरपीयू इज़ वेरी फेमस नाउ, उस वक्त इतना फेमस नहीं होता था, कोई टावा टावा बंदा अप्लाई करता। मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि चले जी अभी लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है, चलो ट्राई करो। तो उसके सेवरल राउंड हुए, लेकिन अल्टीमेटली वो बार कन्विंस हो गया। लेकिन बहुत सी जो मैंने चीज़ें क्लेम की थी बजट में, वो उन्होंने तकरीबन आधी कर दी, लेकिन मैंने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। जो मेन एडवांटेज इसमें था वो मेरे 2 स्टूडेंट्स को हुआ। मेरे पास उस वक्त कोई पीएचडी स्टूडेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही ये विन हुआ तो उसमें 2 पीएचडी स्टूडेंट्स की ग्रांट इसमें शामिल थी। 6 मंथ्स विजिट अब्रॉड प्लस उसका 2 साल के लिए उनकी ट्यूशन फीस और एवरीथिंग, और स्कॉलरशिप, मुकम्मल स्कॉलरशिप उसमें शामिल था। अपेरेंटली मेरा ये पर्सनल डायरेक्ट बेनिफिट नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली मैं भी बेनिफिशरी था, स्टूडेंट भी बेनिफिशरी थे। उसमें मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बेहतरीन स्टूडेंट्स मिल गए। उनमें से एक स्टूडेंट अब प्रोफेसर पोजीशन पे बैरिया यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही, यानी मेरे स्टूडेंट भी अब माशाल्लाह प्रोफेसर हो गए हैं। शी इज़ द फर्स्ट प्रोफेसर अमंग माय स्टूडेंट, और मेरे पहले स्टूडेंट्स में से वो थी। और मैं समझता हूँ कि इसका जो क्रेडिट है वो एनआरपीयू को जाता है। पेरेंट तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसने एक रास्ता खोल दिया, और यही पे करते करते वो जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का मैंने जिक्र किया है, हम वहाँ तक पहुँच गए। आप रिसर्चर बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे हाई इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन आपकी आ रही हैं, लेकिन जब प्रपोजल की बात आती है, जब फंडिंग लेने की बात आती है, तो आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप में किसी चीज़ की कमी है।
सिर्फ देखना ये है कि वो रीज़न्स क्या है, वो कोर रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये रिजेक्ट होती है, उनका हम जायज़ा लेंगे। और आपके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता। और इसके अलावा जब आप बजट सेक्शन बनाते हैं उसमें जो चीज़ मैंने लर्न की है कि थोड़ा सा एक्सीड करके ही बनाना पड़ता है हमें, क्योंकि रेफरीज ने लाजमी कट लगाना होता है एंड पे जाके, इसलिए पहले ही आप वो मार्जिन रख लें, अगर कट लगाएंगे भी तो वो फिर भी आपके लिए एक्सेप्टेबल रह जाए। और या ऐसी चीज़ें हम लिख देते हैं जिसकी कोई जस्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि बजट में एक एक शय आप जो भी मेंशन करना है आपने उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन देंगे तो वो एक्सेप्ट होगा रेफरी के। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। और आपका जो भी आइडिया है, जो भी आपका काम है, उसका इम्पैक्ट क्या है। लफ्ज़ इम्पैक्ट तो आपने सुना हुआ है, लेकिन इसका ये जाता किस किस तरफ है, उस सारे ऑल अराउंड हम जायज़ा लेंगे कि इम्पैक्ट सोसाइटी का है, इंडस्ट्री का है, एकेडमिया का है, वो सारे देखें। प्रपोजल राइटिंग देयर आर सेवरल सेक्शन, तकरीबन कोई 19-20 सेक्शन होते हैं इसके, और हर सेक्शन अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरतीब से फिल करना है ये सारा इंशाल्लाह देखेंगे। ये होंगी हमारी लर्निंग आउटकम्स एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप। मैं भी लर्न करूँगा और आप भी लर्न करेंगे, हम सब एक दूसरे से लर्न करते आ रहे हैं थ्रू आउट, किसी की भी लर्निंग स्टॉप नहीं हुई, कोई स्लो हो जाती है लेकिन चलती रहती है। रिसर्च फंडिंग का ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, पहली बात तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है, इसके साथ बहुत से और स्टेक होल्डर्स लिंक्ड हैं, इसलिए हमें हर स्टेक होल्डर के बारे में कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, अपने आप को उसकी जगह पे लेके जाना है और फिर उसके दिमाग से हमने सोचना है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो है फंडिंग एजेंसी। वो फंडिंग एजेंसी गवर्नमेंट की भी हो सकती है, वो कोई प्राइवेट इंडस्ट्री भी हो सकती है, जहां आप फंडिंग के लिए जिसने पैसे देने हैं। तो आपके अंदर ये अगर सलाहियत है कि आप फॉर द टाइम बीइंग अपने आप को उसकी जगह पे ले जाएं और फिर सोचें कि आप किसी को फंडिंग दे रहे हैं तो आपके जहन में क्या क्या तहफ़्ज़ात आएंगे, आपकी क्या ख्वाहिश होगी। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। और इसमें फिर नेचर वाइज फ़र्क है, जो गवर्नमेंट फंडिंग उनका सोचने का अंदाज़ ज़रा डिफरेंट होता है और इंडस्ट्री का टोटली डिफरेंट होता है। इसके बारे में डिटेल से बात होगी। एकेडमिया जहाँ जिस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आपने ये सारा कुछ करना है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अदारे की अपेरेंटली लग रहा होता है कि अदारा तो शायद कुछ भी नहीं कर रहा, ये औरिक वाले पता नहीं क्यों हमसे 15% ले रहे हैं। आप जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही है, प्लेटफॉर्म ना होता तो कुछ भी नहीं, आप अपने घर बैठ के तो किसी ने आपको नहीं फंडिंग ऑफर करनी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। क्या आपके प्रोजेक्ट से उनके ऊपर कोई असर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये इम्पैक्ट से रिलेटेड हो जाता है ये। और फिर अगर कोई NPO या NGO इसमें शामिल हो सकती हैं जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान आपकी हेल्प करती हैं, इम्प्लीमेंट करने के दौरान डिप्लॉयमेंट करनी है, किसी देहाती इलाके में जाना है, वहाँ आप अपनी जो प्रोडक्ट है वो डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ NGOs NPOs का भी अपना एक रोल आ जाता है। ये सारे स्टेक होल्डर पूरा इकोसिस्टम बनता है। दिस इज़ नॉट इंडिविजुअल प्रोसेस। जो लोकल फंडिंग जो वैसे तो बेशुमार हैं, लेकिन जो आजकल ज़्यादा जिनका हम जिक्र करते रहते हैं, HEC की बहुत सारी फंडिंग्स हैं, NRPU हो गया, TDF हो गया, और इग्नाइट ये पहले ICT R&D हुआ करता था, तो इसकी प्रपोज़ल भी हमने विन की हुई हैं और इनके भी मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, उनमें चेंजेस भी आती रहती हैं। हमें लेटेस्ट देखना होता है कि उनकी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है और वो किस तरीके से उन्हें विन किया जा सकता है। NCAI है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अदारा है और नस्ट से होस्ट कर रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री की डायरेक्ट फंडिंग्स भी होती हैं, होनी चाहिए, मैंने इसको रेड किया हुआ है। इसकी एक ख़ास वजह, इसके बारे में बहुत डिटेल से बात होगी कि इंडस्ट्री की फंडिंग्स की क्या सिचुएशन है। ये इंटरनेशनल फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें HEC के जॉइंट प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे, पेरीडॉट के नाम से है, फ्रांस के साथ, चाइना के साथ और मुख्तलिफ कंट्रीज़ UK वगैरह के साथ, वो उसका मॉडल काफ़ी डिफरेंट है। उसमें PI पाकिस्तान की तरफ से भी होता है, जिसमें से आप हो सकते हैं, और PI उस कंट्री की तरफ से भी होता है, और दोनों प्रपोजल लिखते हैं, आप इसमें डिस्कस करते हैं, दोनों प्रपोजल आपस में सिंक होती हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, अपने सोसाइटी को सामने ला के यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है,
आप अपने पैटर्न पे लिखते हैं, लेकिन थीम एक ही होता है, प्रायोरिटी एरिया एक ही होता है। और इस तरह ये जिसका मैंने जिक्र किया था होराइज़न 2020 के नाम से काफ़ी फेमस रही है। इनके और भी बेशुमार वर्जन्स हैं, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे आपको बहुत सारी इनकी कैटेगरीज मिलेगी, जो भी आपको सूट करती है, जिसके लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो आप उनमें से देख सकते हैं। इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है कि आपने कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर अपना यूके से या यूरोप से पकड़ना होता है। अब इसको यूरोपियन बेस्ड कर दिया गया है, पहले ये यूके का भी लॉ होता था, अब थोड़ा सा कुछ कैटेगरीज इनकी हैं जिसमें यूरोप का ही होना ज़रूरी है, कुछ कैटेगरीज में यूके का भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर आपकी किसी के साथ अच्छी कोलैबोरेशन है तो उसे आप कन्विंस कर सकते हैं कि वो होराइज़न कैटेगरी में कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखनी शुरू करें। लेकिन लंबा प्रोसेस है, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड पे। और इसके अलावा जापान जिसका मैंने जिक्र किया JSPS, ये एक्चुअली पोस्ट डॉक है। इसकी दूसरी छोटी मोटी फंडिंग भी होती हैं, शॉर्ट ट्रिप्स भी होते हैं। मैंने अपने 2 स्टूडेंट्स को शॉर्ट ट्रिप के लिए वो 2 वीक्स के लिए भेजा था। जापान का ही एक स्कॉलरशिप था सकुरा के नाम, इसी इदारे में गए जहाँ से मैंने PhD और पोस्ट डॉक की है। इसके अलावा द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस का टीवैस के नाम से, डैड के नाम से जर्मनी के हैं। तो ये मुख्तलिफ फंडिंग अपॉर्चुनिटी, दीज आर नॉट ओनली दीज, देयर आर लॉन्ग लिस्ट। कॉमनवेल्थ के भी स्कॉलरशिप्स हैं, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी भी है, कि पूरे कैलेंडर भी कुछ अदारों के पास है, ताकि पहले से पता हो। क्योंकि जब अनाउंस हो जाती है उस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम एक अच्छी प्रपोजल बना सकें। इसका जो वाइज तरीका यही है कि हम पहले ही प्रपोजल बना के रख छोड़ें, उसका कोई भी टेम्पलेट हो, उसमें जो सेक्शंस हैं, अगर हम सिर्फ NRPU के देख लें, वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेक्शन वो हम बना के रख लें, ज़्यादा उनकी तरतीब आगे पीछे होगी, कुछ सेक्शन नहीं होंगे, कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन मेन काम हो चुका होगा तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम गलती यहाँ पे ये करते हैं, जब अनाउंस होती है तो फिर हम एकदम कोशिश करो, हो अच्छा 2 वीक्स रह गए, जल्दी 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 करो, वो जल्दबाजी में कोई अच्छा ड्राफ्ट नहीं बन पाता। तो पहले से बनी हुई हो उसको फिर मज़ीद इम्प्रूव करना वो हमारे लिए मुमकिन होता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर फंडिंग एजेंसी आजकल अनाउंस करती है कि कौन कौन से प्रायोरिटी एरियाज़ को उन्होंने प्रेफर करना है। बाद का हम गलती ये करते हैं, उसे देखे बगैर अपनी डोमेन को देखते हैं कि हमारी डोमेन तो ये है और उसके मुताबिक, ज़ाहिर है अपनी डोमेन के मुताबिक प्रपोजल बनानी होती है। अब जो ए डोमेन का है वो नेटवर्किंग में तो नहीं कर सकता ना, उसकी जो डोमेन है उसमें उसी में रहना है। लेकिन प्रायोरिटी एरिया चेक कर लेना लाजमी है, क्योंकि वो बेशक दूसरे भी अप्लाई कर देते हैं लेकिन वो उनकी प्रायोरिटी में आते ही नहीं है। तो अगर प्रायोरिटी एरिया ऐसा आ गया है, फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी आ गया, अब मेरी डोमेन नहीं है साइबर सिक्योरिटी, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी में ही काम कर रहा है। वो किस तरह से कर रहा है, वो AI को यूज़ कर रहा है और जो भी ट्रोजन्स हैं, वो जो भी वायरस हैं, वॉर्म्स हैं, वो इमेज में कन्वर्ट करता है। और जब इमेज में कन्वर्ट करता है तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है, हमारा काम शुरू हो जाता है। हमने यहाँ पे चालाकी ये की कि उसको इमेज में कन्वर्ट करके फिर उसको एनालाइज किया गया है कि ये अनवांटेड चीज़ आ गई है कंप्यूटर के अंदर जो डेंजरस हो सकती है। अगर कोई ऐसी अनवांटेड नहीं है तो इट मीन्स उसका पैटर्न और होगा, उनके इमेजेस का पैटर्न और होगा। तो पैटर्न में जो चेंज आती है उससे पकड़ा जाता है। यानी उसको हमने स्विच कर लिया है, ये देखते हुए कि अब बहुत सी फंडिंग एजेंसी साइबर सिक्योरिटी को प्रेफर करने लगी। साइबर सिक्योरिटी का एक दफ़ा ये जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई है तो उसकी जो नीड है वो सामने आई एकदम से, और इसको बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट हो गया। तो बहुत सी जो फंडिंग एजेंसी ने ना साइबर सिक्योरिटी को टॉप पे लाना शुरू कर दिया। तो हमारी तैयारी पहले से थी। तो ये मैंने एक एग्जांपल दी है कि किस तरह से आप स्विच कर सकते हैं। कभी मुमकिन होता है, कभी मुमकिन नहीं होता। तो फिर आप देखें, किसी दूसरी फंडिंग एजेंसी को देखें, ऑर्गेनाइजेशन को देखें कि उनका प्रायोरिटी एरिया आपकी डोमेन से अगर मैच कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो कोशिश करें कि वो जस्टिफाइड तरीके से मैच हो जाए। फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आप किसी दूसरी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं। ये प्रायोरिटी एरियाज जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है कि AI ऐसा एरिया है, ये किसी भी फील्ड के साथ लिंक हो सकता है। जैसे नमक है ना, वो हम जहाँ मर्जी डाल देते हैं, वो मीठी शय उसमें भी डाल देते हैं, जो नमकीन उसमें भी डाल देते हैं। ये नमक की तरह अब हर जगह पे लिंक्ड है। वो एग्रीकल्चर फील्ड है, फॉरेस्ट्री है, और मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, आर्ट्स हैं, तो वहाँ हम लिंक कर सकते हैं। आजकल जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है जिससे वो क्विकली एनालाइज करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं, रेफरीज भी इसी लाइन पे चल रहे हैं, वो ये है कि क्या आप अगर अप्लाइड साइड का प्रोजेक्ट है, ज़्यादा अप्लाइड साइड के आते हैं, बेसिक के बहुत कम है,
बहुत रेयर है, उसमें फंडिंग लेना भी काफ़ी मुश्किल है। NRPU में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक बेसिक रिसर्च है, एक अप्लाइड रिसर्च है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, बेशक उन्होंने मेंशन किया हो या ना किया हो, कि किसी इंडस्ट्री के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, प्रोडक्ट है वो किस एंड यूज़र ने यूज़ करनी है। अगर इंडस्ट्री भी कुछ फंडिंग कर रही है तो समझिए कि आपका प्रोडक्ट विन कर गया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बहुत रेयर होती है कि इंडस्ट्री कोलैबोरेट भी कर रही है, पार्टनर भी है, और थोड़ी सी फंडिंग, बेशक थोड़ी सी हो, 10% भी हो, उससे जो मेन गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी HEC हो गई या इग्नाइट हो गया, वो ये गेस करते हैं कि इनके जो पार्टनर है वो कितने की सीरियस है, जो पैसे दे रहा है उसकी सीरियसनेस कंफर्म हो रही है, एंडोर्स हो रही है। तो ये हाईएस्ट रिक्वायरमेंट है। अगर कोई पूरी कर लेता है तो समझिए कि उसका तकरीबन 95% काम तो हो गया। बाकी आपकी उसकी प्रेजेंटेशन कैसे है वो सारा वो उसने करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम इंडस्ट्रियल पार्टनर शामिल हो और उसका लेटर शामिल हो, क्योंकि रेफरी सबसे पहले ये चीज़ चेक करता है। बाद का एवेल्यूएशन फॉर्म में नहीं लिखा होता, लेकिन अनइंटेंशनली उसने ये चीज़ देखनी ज़रूर होती है अगर आपका प्रोजेक्ट अप्लाइड नेचर का है तो। अगर बेसिक है जिसकी बहुत रेयर अनाउंसमेंट होती हैं तो फिर ये रिक्वायरमेंट नहीं है। PI और को PI और उसकी पूरी जो टीम है उनकी एक्सपर्टीज़ क्या मैच कर रही हैं। बाद का रिसर्च पेपर्स रेलिवेंट नहीं होते, नो प्रॉब्लम, आपने कोई ना कोई चीज़ रेलिवेंट ढूंढनी है और मेंशन करनी है। अगर आप कुछ टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं वो आप टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और वो मैच कर रहे हैं उस प्रायोरिटी एरिया के साथ, तो ठीक है, इट इज़ ओके, आप मेंशन करें। अगर आपकी पब्लिकेशन मैच कर रही हैं तो वो मेंशन करें। तो ये भी एक आर्ट है कि आपने सोच रहे हैं कि फंडिंग एजेंसीज क्या सोच रही हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। एक दूसरी चीज़ ये आ गई। और तीसरी सस्टेनेबिलिटी, यानी आपकी जो प्रोडक्ट है वो सस्टेनेबल भी होगी, क्या उसका कोई बिजनेस मॉडल बनेगा, क्या वो मार्केट हो सकेगी। ख़ास तौर पे जो TDF टाइप के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के नाम से जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि उसका प्रॉपर बिजनेस मॉडल दिया जाए। और CS के स्टूडेंट्स की आमतौर पे, CS के फैकल्टी की आमतौर पे ये एक्सपर्टीज़ नहीं होती। इसके लिए या तो आप खुद लर्न करें, कुछ टाइम लगाएं कि वो कैसे तैयार करना है, या फिर कोई मैनेजमेंट साइंस का कोई बंदा अपनी टीम में शामिल कर ले, वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ और इसमें स्टार्ट कैसे होना है, इनिशियल कस्टमर कौन हो सकते हैं, क्या वो पॉसिबल भी होंगे या नहीं, क्योंकि सिर्फ बातें लिख देना काफ़ी नहीं होता, उनको वो नज़र आ रहा हो कि ये डूएबल है। क्योंकि हमने फंडिंग एजेंसी को मुतमिन करना है, उनके जो रेफरीज हैं उनको मुतमिन करना है कि उनकी जो ग्रांट है वो ज़ाया नहीं जाएगी, वो इस्तेमाल होगी और उसका फ़ायदा होगा, कंट्री को फ़ायदा हो या इंडस्ट्री को फ़ायदा हो या किसी इदारे को फ़ायदा हो। फिर इसकी टाइमलाइन आ जाती है कि जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट की, बाद का एक काम है साफ नज़र आ रहा है कि 2 साल में मुकम्मल हो जाना चाहिए, लेकिन आप 4 साल का बना के भेज देते हैं, सबमिट करवा देते हैं, या 3 साल का कर देते हैं, और बिला वजह उसको खींचा जा रहा होता है कि ताकि ग्रांट ज़्यादा से ज़्यादा विन कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें कामयाब नहीं होती। वही जो रियलिस्टिक है, जो डूएबल है, जो नेचुरल है, उतना ही रखें, उसका एहतियात के साथ जायज़ा लें। थोड़ा सा आप एक्सीड कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा कुशन हो, मार्जिन हो। और अपनी जो टीम मेंबर है, बाद का हम ऑनरेरी कुछ लोगों को शामिल कर लेते हैं, उनको जस्ट खुश करने के लिए कि चले ये ज़रा, लेकिन उनकी कोई ख़ास कोई जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आ रही होती, या हम ज़बरदस्ती जस्टिफिकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जो फंडिंग एजेंसीज़ है वो हमसे ज़्यादा तेज़ है, उनके रेफरीज हमसे ज़्यादा तेज़ हैं, वो जज कर लेते हैं कि ये इन्होंने ऑनरेरी बस इसको खानापुरी के लिए शामिल किया हुआ है, अदरवाइज़ इसका कोई रोल या कोई मैचिंग बन नहीं रही, तो ये गलती भी बात का हम कर जाते हैं। तो जो चीज़ नेचुरल है, जो होनी चाहिए, जो रियलिस्टिक है, उस पर अगर हम फोकस करें तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाता है। हमारी प्रपोजल्स रिजेक्ट क्यों हो जाती है? अगर आज हम सिर्फ यही लर्न कर लें ना रिजेक्शन की रीजंस क्या है, हमारा मकसद पूरा हो गया आज इकट्ठे होने का। सर्च आइडियाज़ आते कहाँ से? काम तो आइडिया से शुरू होता है ना, बाकी चीज़ें तो हम बाद में पूरी कर रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट वगैरह, लेकिन फर्स्ट द आइडिया। ऐसा आइडिया जैसे किसी ज़माने में फूड पांडा वालों ने कुछ सोचा होगा, वो क्या है, बड़ा सिंपल सा आइडिया, लेकिन अब उसका लेवल क्या है। जब वो स्टार्ट हुआ था तो उसमें क्या था? इसी तरह ये ऊबर, क्रीम वगैरह, ये क्या थे?
अभी आइडियाज़ आते कैसे हैं, इसके मुनफरिद तरीके मुख्तलिफ। अभी पिछले दिनों यूएस ईरान जंग के नतीजे में गैस प्राइसेस एकदम शूट अप हुई, ठीक है ना, हम सब ने फेस किया। उसी दौरान आइडिया आया राइड शेयरिंग का। अब राइड शेयरिंग का जिक्र पहले भी होता रहता है, लेकिन एक जो इमीडिएट नीड महसूस हुई कि अब इतना खर्चा हो रहा है, रोज़ मैं अपनी गाड़ी की 4 सीटें खाली लेके जाता हूँ, खाली लेके आता हूँ, या बाइक पे हूँ तो रोज़ मेरी एक सीट खाली जाती है, एक खाली आती है, तो क्यों ना मैं किसी को ऑफ़र करूँ राइड शेयरिंग की और हम आधा आधा कर लिया करें, जो पेट्रोल का चलो वो डिवाइड हो जाए। एडवांस कंट्रीज़ में राइड शेयरिंग बहुत अरसे से चल रही है। यूके में मैंने खुद भी ट्राई की है, वहाँ चल रही है। वहाँ हालांकि हम समझते हैं बड़े अमीर लोग हैं, तो हमें क्या मसला है, यहाँ पे राइड शेयरिंग का इनफॉर्मल तरीके से कुछ लोगों ने किया हुआ है, कोई व्हाट्सएप पे कोई छोटा मोटा ग्रुप बनाया हुआ, लेकिन कोई एज सच अभी तक मेरे इल्म में कोई उस तरह की ऐप नहीं है जैसे फूड पांडा और उबर और कई इनकी ऐप्स हैं। यानी इस तरह की पॉपुलर नहीं है कोई। अगर कोई है कोई छोटा मोटा कोई, इसके पीछे रीज़न क्या है, यानी आइडिया कहाँ से आया? वो गैस प्राइसेस शूट अप हुई तो जेन में आइडिया आया। अच्छा, बाद का इस तरह के आइडियाज़ रात के 2-3 बजे आते हैं, जब आपकी आँख खुलती है ना तो आइडिया एकदम से आ जाता है। फ़ौरन नोट कर लिया करें, उसी वक्त आपके पास डायरी हो या डिजिटल डायरी है या फिज़िकल डायरी है, उसी वक्त लिख लिया करें, फिर आराम से सो जाया करें। तो आइडियाज़ हाउ कम इन आवर माइंड, ये किसी तरह से भी किसी टाइम भी आ सकता है, और मिलियंस ऑफ आइडियाज़ लोगों को आते हैं, लेकिन हम जब सुबह उठते हैं सब कुछ भूल चुके होते हैं। अच्छा, अब वो कॉन्सेंट्रेट्स क्या है, हम इसका राइड शेयरिंग का बार बार जिक्र करेंगे। मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बहुत सी एग्जांपल्स हमें इसी रेफरेंस से मिलती जाएगी। आइडिया तो आ गया हमारे देन में, आगे कैसे चलना है। सबसे पहले ये जायज़ा लेना है कि ये राइड शेयरिंग किन किन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। हम वो सारा नेट पे सर्च करेंगे, उनकी ऐप निकालेंगे, उनको देखेंगे, उनको एक्सपीरियंस भी करके देखेंगे, उसमें खुद अपने आप को शामिल करके देखेंगे, फिर ही पता चलता है ना। फिर देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या इश्यूज़ हैं, क्या वो सेम ऐप जो यूके में चल रही है क्या वो पाकिस्तान में भी चल सकती है। हाँ जी बताइए क्यों। ये तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ तो फील ही किया जाता है फीमेल ड्राइवर है या मेल ड्राइवर है, कोई भी है, वो लोग राइड शेयरिंग कर लेते हैं। इस हवाले से उनका सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा ना, क्योंकि उनके सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर कोई मिसहैप हो जाए तो वो ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ मिसहैप हो गया पता ही नहीं चलता किधर गया क्या हुआ, क्योंकि अननोन से ज़रा हम घबराते हैं। अब इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, यही आपकी नोवेलिटी होगी, ये तो काम होगा आपका। वरना तो वहाँ से ऐप कॉपी करें और इधर हम अप्लाई कर दें, फिर तो कुछ नहीं रह गया ना। और यही चीज़ हमें बेनिफिट दे रही है कि वो जो फ़र्क है, जो कल्चर का डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हमारे कल्चर में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ेंगे, क्या कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम आगे चल सकते हैं। यहाँ से जो इसको हम कहते हैं गैप के बारे में बात होगी, और मैंने इसीलिए एग्जांपल स्टार्ट कर दी है ताकि स्टेप बाय स्टेप हम आते हैं। रिसर्च गैप का सिंपल मतलब है कि जो काम अब तक हो चुका है और जो आपके ने प्लान किया हुआ है उसमें क्या फ़र्क है। आपने जो सोच रखा है कि उसको कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है, कहाँ पे ज़रूरत है हमें उसको फर्दर इम्प्रूव करने की। जैसे मैंने राइड शेयरिंग की एग्जांपल दी है, इसके मैंने गैप की भी एग्जांपल आपको बता दिया है कि यहाँ पे गैप आ रहा है, जो कल्चर का जो बहुत बड़ा जो डिफरेंस है। एक बात हम जेनेरिक अंदाज में बता जाते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। हमें बड़ा रेफरेंस के साथ, जस्टिफिकेशन के साथ, बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हुए मेंशन करना वो ज़्यादा अपील करता है रेफरीज को। द डिफरेंस बिटवीन ए फंडेड एंड unfunded proposal is often not the idea but how clearly the idea is explained। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ख्वातीन बहुत मज़े का खाना बनाती हैं लेकिन किसी वजह से वो अच्छे बर्तनों में प्रेजेंट नहीं कर सकें, पेश नहीं कर सकें। बाद का आइडिया बहुत अच्छा होता है लेकिन हम उसको किस अंदाज से प्रेजेंट करते हैं ये बहुत मैटर करता है। यहाँ बात हो रही है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की, और उसका जो पूरा फ्रेमवर्क है, उसकी जो मेन जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो 5 हैं। आगे और भी सब कैटेगरीज आती रहेगी। जो मेन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। जैसे मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई अभी आपको करके दिखाया राइड शेयरिंग का, और वो क्लिक कहाँ से हुआ, ऑयल प्राइसेस जैसे शूट अप हुई वो मेरे जेन में क्लिक हो गया, आइडिया तो आ गया। लेकिन पता ये चला कि राइड शेयरिंग की वो ऐप जो एडवांस कंट्री में चल रही हैं पाकिस्तान में इन वजूहात की वजह से नहीं चलेंगी। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो रही है। अब आइडिया से बियॉन्ड, अब हम आइडिया से एक स्टेप आगे
प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके बाद अब गैप कहाँ कहाँ पे, इसको इम्प्लीमेंट करने में रिसर्च गैप क्या होगा, डेवलपमेंट साइड पे क्या गैप होगा और हमें क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे, ये सारा गैप आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। व्हाट इज़ नॉट सॉल्व येट। पाकिस्तान में अगर वो पहले किसी ने ऐप बना रखी है तो गैप तो ख़त्म हो गया ना, फिर गैप तो रहा ही नहीं। हमने ये देखना है एडवांस कंट्री में तो है, लेकिन पाकिस्तानी पीपल्स के लिए, हमारे कल्चर में के लिए जो सूटेबल ऐप है वो अगर कोई एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसको भी देखेंगे और देखें क्या वो सक्सेसफुली काम कर रही है। अगर वो अभी तक फेमस नहीं हुई, इट मीन्स कि देयर मस्ट बी सम रीज़न। वो रीज़न मालूम करनी है कि वो पॉपुलर क्यों नहीं हो सकी, फेमस क्यों नहीं हो सकी। जब वो रीज़न मालूम करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली गैप मिलता जाएगा। यानी उसके लिए कंप्लीट स्टडी करना होगा, बल्कि यूँ समझिए उसके अंदर घुस के उस ऐप के अंदर आप अपने आप को शामिल करेंगे, उसको रन करेंगे और फिर देखेंगे कि मुझे अब क्या दिक्कत पेश आ रही है। यानी आपने प्रैक्टिकली देखना है। अगर राइड शेयरिंग की हम अब बात कर रहे हैं तो आपने उस ऐप के थ्रू राइड शेयरिंग करके देखनी है। ये बैठे बैठे अंदाज़ा नहीं लगाना कि हाँ अच्छा ऐसे होगा, ऐसे हुआ होगा, नहीं ऐसे नहीं, आपने प्रैक्टिकली देखना है। जैसे ई हेल्थ केयर के ऊपर हम आजकल काम कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहले हमने काम ये किया कि जो एग्जिस्टिंग ऐप्स थी, मैं खुद एज ए पेशेंट उसमें शामिल हुआ और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और फिर मैंने उसका जायज़ा लिया कि हाँ इसमें क्या अच्छा है, कहाँ पे इसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, ताकि हम उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। फिर इसी दौरान एक आइडिया ज़हन में आ गया। वो आइडिया क्या था कि हम देखते हैं कि डॉक्टर जब प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, जेनेरिक फार्मूला नहीं लिखते, वो ब्रांड नेम लिखते हैं। हालांकि उन्हें सिर्फ केमिकल नेम लिखना चाहिए, बाकी जिस ब्रांड की भी वो उसको कम रेट पे मिलती है तो उसका राइट है वो ले ले, और इनका फ़र्क कोई नहीं होता आपसे। केमिकल नेम एक ही होता है, लेकिन ब्रांड डिफरेंट होते हैं, कंपनी डिफरेंट होती हैं। तो इसका हमने हाल ही निकाला कि उसी ऐप में हमने इनकॉर्पोरेट किया इस चीज़ को विद द हेल्प ऑफ एआई कि वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन रीड करे और उसको कन्वर्ट कर दे केमिकल फार्मूला में, और फिर उसके अगेंस्ट जो भी कंपनीज हैं उनकी जो भी प्राइसेस हैं वो लिस्ट डाउन हो जाए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली पहले हमने उसको टेस्ट किया और ये हो गया और हमने उसको ऐप का पार्ट बना दिया। तो काम तो हम एक डिफरेंट करने निकले थे कि ई हेल्थ केयर के ऊपर था, डॉक्टर पेशेंट कनेक्ट करवाना था, लेकिन उसी दौरान अब हो सकता है डॉक्टर हमारे खिलाफ हो जाएंगे देख के, लेकिन वो बाद में देखेंगे। इतना फ़र्क है कि मुझे एक डॉक्टर ने बताया, एक कैप्सूल उस वक्त आते थे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, उस दौर में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का जो रेट है वो आप यूँ समझिए 20 पैसे 30 पैसे हुआ करता था, और उसी के अगेंस्ट टेरामाइसिन उसका रेट उससे कोई 15 गुना ज़्यादा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है जब हमारे पास ये आज़ादी हो और हमारी ऐप जो है हमें फैसिलिटेट कर दे कि प्रेस्क्रिप्शन जो भी लिखी है उसको कन्वर्ट कर दे एक चीपेस्ट जो पॉसिबल मार्केट रेट के मुताबिक जो बन रहा है सेम केमिकल नेम्स के साथ। मेरा मिसालें देने का मकसद ये है कि आइडियाज़ किस तरीके से आ रहे होते हैं। वेयर देयर इज़ अ नीड देयर इज़ अ वे, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अच्छा, दूसरा इनोवेशन। अब इनोवेशन जो इसके भी बेशुमार एंगल्स हैं। इनोवेशन बाज़ हम सोचते रहते हैं कहाँ से नॉवेलिटी लेके आए, कहाँ से हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा होता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचने का अंदाज़ बदल लें तो यकीनन आपके ज़हन में वो चीज़ें आ जाएंगी। आप शुरू करें डेटा सेट से। अब जो ऐप राइड शेयरिंग की ट्रेन हुई, जो मॉडल वहाँ पे ट्रेन हुआ यूके में, उन्होंने अपना लोकल लोगों का डेटा लिया ना, उसके मुताबिक उसको ट्रेन किया और उसको एआई से लिंक किया, उसको उसमें सर्च इंजन लगाए। हम जो करेंगे, क्या हम यूके का डेटा लेंगे, हम अपने लोकल अपने कंट्री का अपने लोगों का डेटा लेंगे, उसके ऊपर टेस्ट करेंगे, उसके ऊपर ट्रेन होगी, वो मॉडल बनेगा। एक फ़र्क तो डेटा सेट का ही आ गया। दिस इज़ समहाउ, ये भी एक तरह की नोवेलिटी में आ जाता है, आदो कि पूर्ण नोवेलिटी, लेकिन ये लिंक हो जाता है। आप डिपेंड करता है कि आप इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप इसकी इंपॉर्टेंस कैसे हाईलाइट करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस ये थी और इसके लिए स्ट्रगल क्या करनी पड़ी, वो मेंशन करते हैं कि ये डेटा सेट ऐसे ही बैठे बैठे नहीं बन गया रातों रात, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, क्या कुछ करना पड़ा। बात स्टूडेंट हमारे या फैकल्टी अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो वो ये बातें तो बता रहे होते हैं कि हमने ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया, लेकिन उस अचीवमेंट तक वो पहुँचे कैसे थे वो चीज़ स्किप कर जाते हैं। कितने फेल्योर के बाद या कितनी स्ट्रगल के बाद वो चीज़ उनके पास आई, वहाँ तक पहुँचे, वो चीज़ प्रेजेंट नहीं हो रही होती। तो प्रपोज़ल में भी ये चीज़ अगर मेंशन कर दी जाए। अच्छा, इसी तरह एक तो अब नोवेलिटी को अब और स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें टेक्निक क्या यूज़ कर रहे हैं आप, आपकी मेथडोलॉजी में। जो पहले जो रिसर्चर थे वो क्या करते रहे, उन्होंने कुछ टेक्निक्स यूज़ की, कुछ मेथड यूज़ किए, लेकिन आपके पास एक लेटेस्ट और एडवांस मेथड मौजूद है, क्योंकि उन्होंने वो काम जो 3 साल पहले किया था
उस 3 साल के दौरान और कई टेक्निक्स पॉपुलर हो चुकी थी। जैसे एक वक्त था कि डीप लर्निंग का किसी ने सुना भी नहीं था, लेकिन अब बच्चा बच्चा जानता है डीप लर्निंग। तो इसी तरह अब डीप लर्निंग से बियॉन्ड और बहुत कुछ आ चुका हुआ है। इन सालों में कई नई चीज़ें जो लेटेस्ट हैं, आप उनका जिक्र करेंगे और वो बताएंगे। ये तो एक साइड हो गई। फिर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, आपने डिप्लॉयमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करने की कौन से टूल्स, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करें। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो हर 3-4 साल के बाद बदलती रहती है, नई चीज़ें आती रहती हैं, बेहतर से बेहतर आती रहती हैं। आपकी डोमेन है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी डोमेन में अब लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ कौन सी, तो उनका वो मेंशन करेंगे। तो इस तरह से जो नोवेलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना, वो डेटाबेस, मेथडोलॉजी, रिसर्च टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़, इन सारी चीज़ों से ये बनती जाएगी। फिर इसका डिप्लॉयमेंट करने का तरीक़ाकार, अगर आप कोई ऐसा तरीका रख लेते हैं जो पहले किसी ने नहीं सोचा था उसके बारे में, दैट कैन बी द पार्ट ऑफ नोवेलिटी। तो इस तरह से इसको ऑल अराउंड आप देखेंगे तो आपका ये नंबर जो 3 वाला पार्ट ये मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने ये सारा कुछ तो कर लिया है, ये पहले 3 स्टेप्स हो गए। अब ये सारा कुछ जो कर रहे हैं या सारा जो कुछ बनेगा उस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के नतीजे में, उसका किसी के ऊपर असर क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर क्या हो सकता है, फैकल्टी के ऊपर क्या हो सकता है, यानी ये एकेडेमिया में आ जाएंगे, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ एकेडेमिया। और जो रिसर्चर्स हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्चर्स हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, उनको क्या फ़ायदा होगा, आप सिंपल अल्फाज में ये कह लें। और इसके अलावा जो इम्पैक्ट है, दिस इज़ नॉट द ओनली इम्पैक्ट, सोसाइटी के ऊपर, आम लोगों के ऊपर जिसका एकेडेमिया से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट। ज़रूरी नहीं कि हर कैटेगरी में इम्पैक्ट हो सकता है उनके साथ ताल्लुक ना हो, लेकिन आपने सोचना ज़रूर है, देखना है। जैसे राइड शेयरिंग की अगर हम बात करें तो इसका तो बिल्कुल इम्पैक्ट है, आम सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। उनकी कितनी सेविंग होगी, उनको क्या फ़ायदा होगा, वो आपने हाईलाइट करना है। उस सोसाइटी पे इम्पैक्ट हो गया, और उसमें अगर कोई रिसर्च टेक्निक ऐसी आपने यूज़ की है तो उसका एकेडेमिया पे इम्पैक्ट हो गया। और अगर आपने किसी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है तो इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट आ जाएगा। तो इम्पैक्ट के भी बहुत सी डायरेक्शंस हैं, इंडस्ट्रियल, एकेडेमिया, सोसाइटी, ये सब। फंडिंग एजेंसी जो सोचती है, वो लास्ट पॉइंट है कि हम फंडिंग क्यों करें। उन्होंने तो ये सोचना है ना कि वो इतनी ग्रांट एक पर्सन को दे रहे हैं 2 साल 3 साल के लिए। अच्छा, अब यहाँ मैंने जैसे पहले जिक्र किया था, जो गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज़ हैं उनका सोचने का अंदाज़ डिफरेंट है। वो डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, उनको इस चीज़ से गर्द नहीं होती। अगर आपका प्रोजेक्ट 3 साल का है, जस्टिफाई करता है, तो दे आर हैप्पी, दे आर ओके। अगर 2 साल का है, आप 2 साल के लिए दे आर ओके। लेकिन इंडस्ट्री का सोचने का अंदाज़ ये बिल्कुल नहीं है। वो तो कहते हैं बस 2 महीने में करके हमें दे दें, उन्हें हर चीज़ की जल्दी होती है। तो आपने उनके ज़हन से भी देखना है, उनको भी मुतमिन करना है। उनका कुछ इस तरह का आप काम कर सकते हैं कि उनको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। उनको बता देंगे फर्स्ट 2 मंथ्स में ये होगा, या फर्स्ट 6 मंथ्स में ये होगा, फिर नेक्स्ट 6 में ये होगा, ये डिलीवर साथ साथ डिलीवर होता जाएगा। उनकी थोड़ी तसल्ली हो कि उनको कुछ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे HEC है, इग्नाइट है, उनका ज़रा सोचने का अंदाज़ डिफरेंट है। लेकिन रेफरीज़ हम लोग ही होते हैं, वो इंडस्ट्री का हो या, लेकिन वो रेफरीज़ को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी होती हैं। अभी मैं एवेल्यूएशन फॉर्म्स वो भी ओपन करूँगा, इंडस्ट्री का भी ओपन करेंगे जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है, और जो एकेडेमिया के जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के हैं वो भी ओपन करेंगे। आपको फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा कि उसमें सवाल ही इस तरह से पूछे गए कि वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं। ये 20 सेक्शन की लिस्ट देंगे, आपने घबराना नहीं है। ये 20 पॉइंट्स ज़रूर हैं, लेकिन ये और एक टाइम टेकिंग है। इनमें हर एक की अपनी एक रिक्वायरमेंट है और इनका आपस में डिफरेंस भी है। बाज़ का हम 2-3 सेक्शन हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है और कंक्लूजन है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उनको एक जैसे लिख देते हैं। यानी अगर हम किसी को दिखाएं, वो जज ही नहीं कर सकेगा इसमें एब्स्ट्रैक्ट कौन सा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन सी है और कंक्लूजन कौन सा है। वो तीनों एक जैसे नज़र आ रहे होते हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हर एक की अपनी एक रिक्वायरमेंट है और फ़र्क क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो तरतीब है, ये वो तरतीब है जो NRPU ने दे रखी है, और ये हम एग्जाम्पल के तौर पे NRPU लिया है। बाकी जो फंडिंग एजेंसीज हैं उनके भी आलमोस्ट यही सेक्शन होते हैं। कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, तरतीब का थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन अगर आप इसका ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं तो आप कहीं भी
किसी भी फंडिंग एजेंसी के लिए रेडी हो सकते हैं, उसकी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेरी तरतीब डिफरेंट होती है। हम उसकी तरफ आते हैं कि जो एक नेचुरल तरतीब जो हमारे लिए कन्वीनियंट है, वो क्या है कि स्टार्ट पे टाइटल भी छोड़ दें, एब्स्ट्रैक्ट भी छोड़ दें, शुरू करें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लें और लिटरेचर रिव्यू की तरफ चल पड़े। अब लिटरेचर रिव्यू वाला काम बड़ा सिस्टमेटिक है। इसमें आपने सबसे पहले तो वो जो आपकी पब्लिकेशंस हैं, जो रेलेवेंट पब्लिकेशंस हैं, डोमेन से रेलेवेंट हैं, प्रायोरिटी एरिया से रेलेवेंट्स हैं, वो आपने सर्च करनी है और अच्छी जगह पे जो पब्लिश हुए, जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं, उनको टारगेट करना है। थके हुए लोकल जर्नल्स नहीं, वो बैड इंप्रेशन पड़ता है। वो आप अपनी लर्निंग के लिए ज़रूर रीड करें, लेकिन उनमें मेंशन ना ही करें तो बेहतर है। और ज़्यादा पुराने भी ना हो, ये ना कि 15-15 साल पुराने आपने ढूंढ रखे, आप 4-5 साल से ज़्यादा पीछे ना जाएं। लेकिन उनमें कोई 1-2 लेटेस्ट, यानी अगर आप आज प्रपोजल लिखते हैं तो उसमें 2026 का 1 या 2 रेफरेंस तो होने चाहिए ना, क्योंकि आधा साल तो गुजर चुका है। तो वो ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि बाद का जो रिव्यूअर है वो क्विकली देखता है पब्लिकेशन, जो आपने रेफरेंस दिए होते हैं ना नीचे, वो देखता, अगर उसको कोई जानदार रेफरेंस नहीं ना मिल रहा तो अपना एक इम्प्रेशन बना लेता है, फिर बाकी जो मार्किंग है वो फिर उसके अकॉर्डिंगली करता है। ये मैं टिपिकल जो हैबिट है, ये मैं बता रहा हूँ मेजॉरिटी की। लिटरेचर रिव्यू में जिस बात का आपने ख्याल रखना है, इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ लिंक करना है, नेचुरली लिंक करना है। आपने स्टार्ट किए, फ़र्ज़ करें आपने 5 पब्लिकेशन जो बड़ा रेलेवेंट थी, अपडेटेड थी, ज़्यादा पुरानी नहीं थी, अच्छे जर्नल में पब्लिश थी, वो आपने निकाल ली। लेट्स से 5 आपने सेलेक्ट की, उन 5 को तरतीब करें। उसमें जो सबसे पहले पब्लिश हुई थी पहले उसको कर लें ऊपर, फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट आ जाएगी जो लेटेस्ट होगी। जो उनमें सबसे पुरानी थी वो 2021 की थी या 23 की थी, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे कि उसने क्या किया था और कहाँ पे ला के छोड़ दिया, फिर अगले ने उसको कहाँ से पकड़ा। वो पूरी एक चेन बन रही होती है, तो आपको 26 तक ले जाएगी। 26 से जाते जाते आप लास्ट पैराग्राफ तक पहुंच जाएंगे, जो लिटरेचर रिव्यू का लास्ट पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ का लिंक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ फील होना चाहिए, क्योंकि अब आप वहाँ पे आप एंड पे चले गए हैं। अब आप वो जो गैप है, जो रिसर्च गैप है, अब आप उस पर आ गए हैं। अब आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि इसने जो लेटेस्ट जो हमारे इल्म में था वो तो ये हो गया है, अब कहाँ फर्दर काम करने की ज़रूरत है, रिसर्च मज़ीद कहाँ रिक्वायर्ड है जो अभी तक नहीं हुई। दिस इज़ रिसर्च गैप, जिसका जिक्र प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी होगा। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम बात एब्स्ट्रैक्ट के स्टाइल पे लिख देते हैं, रेफरी को इम्प्रेस नहीं कर पाता। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम दोनों तरह की एग्जाम्पल लेंगे। ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो अच्छी नहीं है वो भी लेंगे, जो बहुत अच्छी है वो भी लेंगे, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि फ़र्क कहाँ पे है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात थी, लिटरेचर रिव्यू का जो लिंक है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, जो लास्ट पैराग्राफ है, उसमें अब आप जो रिसर्च गैप है वो मेंशन कर रहे हैं, और साथ ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाती है। ऑब्जेक्टिव्स में 2 साइड्स आ जाती हैं, एक आ जाते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव कि आप ज़ाहिर साथ साथ ये R&D टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ज़्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप दोनों काम कर रहे होते हैं। आपके साथ स्टूडेंट्स भी होते हैं, मास्टर स्टूडेंट्स, PhD स्टूडेंट, वो कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, कुछ डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च वाली साइड भी मेंशन करेंगे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी किस पर्पज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, किसके लिए यूज़फुल है वगैरह वगैरह। मेथडोलॉजी में जो बेस्ट जो तरीका होता है, आपने टेस्ट तो लिख दिया सारा, लेकिन कोशिश करें कोई अच्छी सी डायग्राम भी बन जाए। मैं आगे जाके इसकी एक एग्जांपल दूंगा, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। आपका वर्किंग प्लान क्या है, टाइमलाइन क्या है, आप पूरा वो चार्ट बना के लिखेंगे कि 2 साल का प्रोजेक्ट है तो उसको डिवाइड कर देंगे 4 मंथ्स। कोशिश करें 4 मंथ से ज़्यादा बड़ा गैप ना हो, हर 3 मंथ्स के बाद या एवरी 4 मंथ का आप मेंशन करके हर 4 मंथ्स के बाद आपके डिलीवरेबल्स क्या होंगे कि इतना काम हो चुका होगा, और बड़ा रियलिस्टिक अंदाज में सोच के प्लान करके हर एंगल से देख के कि ये डूएबल भी हो। कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसके मुताबिक। और एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगी, इम्पैक्ट क्या होगा, बजट एंड जस्टिफिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर बात हो चुकी है। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो मुझे बताइएगा। एंड पे आ गया ये टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल एंड पे है। तो अब हमने जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत सेक्शन के बारे में ऑलरेडी आप अवेयर हैं, आपको आइडिया है, आपने कर भी लिए हुए हैं, आपने थीसिस में किए हैं, कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर जब लिखते हैं तभी ले दे के ये सेक्शन आते हैं।
लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ इसमें मैंने 2 चीज़ें हाईलाइट की हैं। ये आपके सामने वो फॉर्म है जो रेफरी आपकी प्रपोजल पढ़ते हुए फिल करता है। इसके 2 राउंड होते हैं NRPU। एक पहला राउंड होता है जिसमें क्विकली शॉर्ट लिस्ट करवाया जाता है। अगर आपका इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाए, यू आर वेरी लकी कि अब आपका अब डिटेल्ड रिव्यू होगा। तो अगर पहले राउंड भी उड़ जाता है तो फिर तो हमें सोचना पड़ता है ना कि पहले राउंड में उड़ जाना तो इतनी अच्छी बात नहीं थी। तो क्या रीज़न थी कि कम से कम पहला राउंड पास हो जाए। तो उसके लिए ये वो फॉर्म है जो रेफरी के सामने होता है और उसने स्कोर देना है। टोटल स्कोर पहले का 20 है, वो उसमें से स्कोर देगा। आपने पूछा है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स वाला शॉर्टलिस्ट हो सकता है। तो ये चीज़ वेरी करती। उन्होंने अपने ना नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देनी है उन्होंने पहले से तय कर रखे होते हैं। उसमें जो टॉप वाले उठा लेते हैं। अब वो हो सकता है अबाव 85 हो सकता है अबाव 90 से एक्सीड अगर कर जाते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा, यानी कोशिश ये होनी चाहिए कि 90 को क्रॉस कर जाए। और ये मुमकिन है अगर हम सारी इनकी ये ख्वाहिशात पूरी कर देते हैं ना, तो रेफरी के पास कोई रीज़न ही ना रहे। उसको हम रीज़न क्यों दें नंबर कम करने की? वो देखे कि हर चीज़ पूरी है तो नंबर क्यों काटेगा। अच्छा, इसमें मैंने 2 चीज़ें हाईलाइट की हुई है, नोवेलिटी और इम्पैक्ट, और इन दोनों के पॉइंट्स भी सबसे ज़्यादा है। और ये दोनों अगर हम अपने रेफरी को इससे इम्प्रेस कर देते हैं तो वो बाकी कैटेगरीज को भी फिर पॉजिटिवली लेगा। अगर यही चीज़ वीक हो गई तो उसका इफेक्ट बाकी सेक्शन पे भी आता जाएगा। नोवेलिटी के बारे में मैंने कुछ बात की थी। ये ड्राइव कहाँ से होती है? रिसर्च गैप से, ठीक है ना। जैसे हमने राइड शेयरिंग की बात की तो उसमें हमने गैप एनालिसिस किया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है गैप एनालिसिस। तो व्हाट इज़ मिसिंग इन द करंट नॉलेज, जो अब तक हो चुका है, जो रिसर्च हो चुकी है, जो डेवलपमेंट हो चुकी है, उसमें अब तक क्या मिसिंग है। जैसे मैंने आपको ई हेल्थ केयर की एग्जांपल दी और उसमें से रिसर्च गैप, डेवलपमेंट गैप ड्राइव किए। और आपकी कंट्रीब्यूशन कैसे यूनिक होगी? आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो पहले किसी ने उस अंदाज से नहीं किया या किया ही नहीं है। रिसर्च इज टर्निंग मनी इनटू नॉलेज, इनोवेशन इज टर्निंग नॉलेज बैक इनटू मनी। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़े ज़रा और मुझे बताएं कि ये कैसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? बहुत अच्छी है, दरमियानी है, या बिल्कुल ही फारिग है? एक पॉइंट तो आया कि जेनेरिक है। एनी अदर पॉइंट? प्रॉब्लम ही मेंशन नहीं है। मेंशन तो है लेकिन बड़े ही वो मध्यम से अंदाज में है। अपनी तरफ से इसने लिखा सारा कुछ ही है लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन नहीं सकी। इसमें ये सारी खामियां मौजूद है। टू जेनेरिक, कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई डेटा का कोई रेफरेंस नहीं है, कोई नो क्लियर गैप, नो एविडेंस ऑफ नीड, नो लिमिटेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क, नो नोवेलिटी, नो मेजरेबल इम्पैक्ट। अब हम आते हैं एक दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसे पढ़े ज़रा। इसने भी वही बातें की हैं। हाँ, इसमें और पहले वाली में फ़र्क क्या फील हुआ? अच्छा, इसमें कोई तलाश करें, अपने आप को समझे कि रेफरी हैं इस वक्त, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने ये आ जाती है। यू थिंक अबाउट के इसमें क्या इशू हो सकता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इससे भी छोटी हो तो और ज़्यादा बेहतर है। तो यानी चीज़ें पूरी हो जाएँ जो इसकी रिक्वायरमेंट्स। अब क्या चीज़ें पूरी करनी है? हमने ये सारी चीज़ें पूरी करनी है। इनको 1 बाय 1 देखें। आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इट मीन्स इट इज़ अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। स्टार्ट विद अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, प्रोवाइड एविडेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, आइडेंटिफाई affected stakeholders, reviews current solutions, clearly identify research gaps, research gap का यहाँ फिर जिक्र आया, justify the need for research, leads naturally to objectives and methodology, demonstrates societal impact। societal impact कोई भी हो सकता है, academia का भी हो सकता है, इंडस्ट्री इम्पैक्ट भी हो सकता है। क्यूरी ये है और बड़ी रेलेवेंट क्यूरी है कि सारे के सारे इसमें से एक साथ मैप नहीं हो रहा है। सारे के सारे अगर हम सारे मैप करने की कोशिश करेंगे और उन्हें डिटेल के साथ मैप करेंगे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत लेंथी हो जाएगी। वो एक अलग अपनी जगह पे एक इशू है। हमने, हमारे लिए चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि हमने एक छोटे से पैराग्राफ में इन सारी चीज़ों को लेके आना है। तो उसमें हम किस हद तक कामयाब होते हैं, इसको और फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश याद रखें हमेशा होती है। पर शुरू में बात की और जो स्टैटिस्टिक्स दी है वो एक स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में दी हैं जी। नीचे आते आते जो है वो ओवरली जनरलाइज हो गया कि हर किस्म की आई डिजीज़ को 95% एक्यूरेसी से डिटेक्ट करेंगे। ये ओवरली जनरलाइज नहीं होंगे और स्टैटिस्टिक्स को फॉलो नहीं कर रहा जिनको आपने ऊपर मेंशन किया हुआ है। सही। ये जो इसके अंदर कुछ शॉर्टकट लग रही है। आपका क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट पे डायबिटिक ब्लाइंडनेस उन्होंने स्पेसिफाई किया और आप कह रहे हैं कि एंड पे आते आते उसने लिखा करंट एआई डायग्नोसिस
tools require fast internet and heavy cloud servers, making them useless in these low resource areas. This project will build a lightweight offline AI model that runs directly on simple mobile phones. उसका फोकस इस चीज़ के ऊपर है, हाँ, it will detect eye diseases with 95% accuracy. हाँ, यहाँ इसको कुछ जेनेरिक कर गया है, जबकि ऊपर सिर्फ डायबिटिक ब्लाइंडनेस की बात हो रही थी। यहाँ से एक और बात लिंक होगी, वो एंड पे जाके मैं उसके बारे में बताऊँगा। अच्छा, ये मेथोडोलॉजी के बारे में, इसके वही टिपिकल स्टेप्स हैं, एवरी पर्सन अवेयर अबाउट इट। इसका एक फ़्लो है। मेथोडोलॉजी में बेस्ट ये अप्रोच होती है कि आप लिखें ज़रूर सारा कुछ, लेकिन कोई एक डायग्राम ऐसी ज़रूर बना दें जो आपकी पूरी मेथोडोलॉजी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रही है। जैसा कि ये एक डायग्राम बनी हुई है, ये हमारे ई हेल्थ केयर की मेथोडोलॉजी है। ज़्यादातर एग्जांपल मैंने अपने प्रोजेक्ट्स की ही दी हैं। ये ई हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट जिसके बारे में जिक्र कर रहा था कि इसमें एक फ़्लो हमें टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल इज़ लाइक प्रपोजिंग मैरिज, यू स्पेंड मंथ्स प्रिपेयरिंग एंड समटाइम्स द आंसर इज़ स्टिल वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। एंड पे एब्स्ट्रैक्ट बनाना आसान है क्योंकि हर सारा इंट्रोडक्शन हर चीज़ हो चुकी है, उसी को हमने समराइज़ करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आगे टाइटल के बाद बताऊंगा। टाइटल की क्या रिक्वायरमेंट है कि टाइटल में वो कीवर्ड्स नज़र आने चाहिए जो आपके एब्स्ट्रैक्ट में भी हैं और आगे आपके इंट्रोडक्शन लिटरेचर से वो 4, 5 या 6 या 3 जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपके टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन। एक तो ये बात, और दूसरा कोशिश करें, ज़रूरी नहीं कि हर जगह ये कामयाब हो, उसकी एक एब्रीवेशन बन रही हो। जैसे इसकी एब्रीवेशन बना दी सेहत, और वो रेलेवेंट भी है क्योंकि ई हेल्थ केयर के ऊपर है, और सेहत के नाम से इसकी एक एब्रीवेशन बना दी, स्मार्ट एंड इकोनॉमिकल हेल्थ केयर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। अब ये इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, किस तरह से कीवर्ड्स हम कंबाइन करें। जब कीवर्ड्स आप ले रहे हों तो कोशिश करें कोई ऐसे कीवर्ड भी लेने की जो वॉवल से शुरू हो रहे हों। जब वॉवल से शुरू होंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि उसकी एक शॉर्ट बन जाएगी। जैसे इसमें हमने इसमें ई वॉवल था, ए वॉवल था, और इससे वो सेहत लफ्ज़ एक बन गया। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, लेकिन कोशिश करें कि अगर ये हो जाए। कुछ और एग्जांपल है, एक प्रोजेक्ट है हमारा रिम्जा के नाम से। अब रिम्जा की कोई मीनिंग शीनिंग नहीं है कोई भी, लेकिन इसको बोलना आसान है। तो इसी तरह एक और एब्रीवेशन, एक ज़माने में हमने एक ये वाला प्रोजेक्ट भी किया था स्लेट के नाम से, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड था, और स्लेट हमारी ट्रेडिशनल एक रही है। तो एक तख्ती होती थी, एक स्लेट होती थी, जो गायब हो गई। अब सिर्फ मुर्गियों वाले इस्तेमाल करते हैं बस, अब वो मुर्गी का रेट लिखने के लिए। उसी को ज़िंदा करने के लिए स्मार्ट लर्निंग एडवांस टूल्स फॉर एजुकेशन के हमारे सेवरल प्रोजेक्ट्स FYP एग्जीक्यूट हुए, इंग्लिश पे भी, मैथ्स पे भी मुख्तलिफ। उसकी एब्रीवेशन ये रखी हुई थी। रिसेंटली हमने एक पेटेंट सबमिट करवाया हुआ है वेड के नाम से, वीडियो एनोमली डिटेक्शन इंजन। ये एक पेटेंट का टाइटल है। तो इस तरह से ये कोशिश की गई है कि जो भी टाइटल हो उसके साथ एक शॉर्ट, एक सिंगल वर्ड जिसे हम जगह जगह कोट कर सकें, लोगों के लिए भी याद रखना आसान हो। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट में मैं हमेशा 3 चीज़ों को इम्पॉर्टेंट समझता हूँ, और अगर उसी तरतीब से हम 3 चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट कर दें तो एक प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है। वो है 3 क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए, बड़े ब्रीफ मुख्तसर से। व्हाट, वाई एंड हाउ। व्हाट वी वांट टू डू, हमने करना क्या है। वाई यानी मोटिवेशन, वाई वी वांट टू डू, हम क्यों करना चाह रहे हैं। आखिरी आ जाता है हाउ, हम ये कैसे करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन के अगर आंसर आपके एब्स्ट्रैक्ट में मौजूद हैं देन इट मीन इट इज़ अ गुड एब्स्ट्रैक्ट। ये TDF की प्रपोजल रिव्यू है। ये NRPU से टोटली डिफरेंट है। ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, प्योर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, किसी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करने के नतीजे में, जिसमें इंडस्ट्री भी कुछ इन्वेस्ट कर रही होती है और HEC भी इन्वेस्ट कर रही होती है, ये उस नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं। का जो रिव्यू पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है। इसमें आपने बिज़नेस मॉडल भी बनाना है, कमर्शलाइज कैसे करना है उसका तरीका भी बताना है, कोई डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, और इनिशियल कस्टमर्स कैसे आएंगे स्टार्ट पे, और फिर आगे ओवर द ईयर उसमें ग्रोथ कैसे होगी और सस्टेनेबल कैसे होगा। साथ स्कोरिंग है 1 से लेके 5 तक, 5 द हाईएस्ट स्कोर और 1 द लोएस्ट स्कोर। वो रेफरी कोई जस्टिफिकेशन, कोई रिमार्क्स नहीं है, सिर्फ स्कोर है इनिशियल राउंड में, और अगर आप उस स्कोर में आ जाते हैं तो नेक्स्ट राउंड पे चला जाएगा। और नेक्स्ट राउंड में इंडस्ट्री को भी और जो PI उसको भी इस्लामाबाद बुलाते हैं, और रेफरी भी वहाँ पे होता है, और ऑन द स्पॉट वहाँ पे डिस्कशन होती है। 5-6 मिनट के अंदर अंदर उसने प्रेजेंट करना होता है,
और फिर डिसाइड करते हैं कि ये इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। काफ़ी टफ क्राइटेरिया है, लेकिन लोग कर रहे हैं ये भी ट्राई। और ये उसी TDF टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनका रोड मैप है। कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर डिफरेंट भी नज़र आ रही हैं। प्रोटोटाइप आपका किस तरह का बनेगा, पेटेंट आप करवाएंगे नहीं करवाएंगे, उसके बारे में आपने बताना होता है। स्टार्टअप कैसे लेना है, यानी बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का स्टार्टअप कैसे होगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी उसकी आगे फिर मार्केटिंग और सारी उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होना है, ये सारा आ जाता है। और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के बारे में आपको याद होगा, मैंने इंडस्ट्री को रेड किया हुआ था स्टार्ट पे, और आपको बताया था इसके बारे में हम एंड पे डिस्कस करेंगे। ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हो रही थी कि इंडस्ट्री हमें क्यों ग्रांट नहीं दे रही या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। एडवांस कंट्रीज़ में इंडस्ट्री का बाकायदा एक R&D फंड होता है जो एलोकेट करती है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंडस्ट्री के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। टैक्स वो भी देते हैं, वो टैक्स में से ही लिया जाता है, रिजर्व किया जाता है। इसमें सिर्फ हमारे पास एक एग्जांपल है इग्नाइट की। जब ये ICT R&D था तो उस वक्त टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का जो टैक्स था, कोई 5% टैक्स गालिबन था, वो उससे रिजर्व किया गया था रिसर्च ग्रांट्स के लिए, जो फिर यूनिवर्सिटीज़ को एलोकेट हुआ। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज अर्न तो वो भी कर रही हैं, टैक्स वो भी दे रही हैं, लेकिन ना गवर्नमेंट उसके टैक्स में से कुछ रिजर्व कर रही है, ना इंडस्ट्री खुद। तो ये बहुत बड़ा एक गैप है एकेडेमिया और इंडस्ट्री में। एकेडेमिया यूनिवर्सिटी को तो मोटिवेट किया जाता है, पुश किया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री वाली साइड जो है बिल्कुल, अब हमारा यहाँ पे काम मुश्किल हो जाता है कि हमने कैसे इंडस्ट्री को कन्विंस करना है कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स है मौजूद, कुछ लोगों ने किया है ये, लेकिन ये इतना आसान नहीं, मुश्किल है। बहरहाल ये चैलेंजेस हैं जो मेंशन किए हुए हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट है, टाइम लाइन बड़ी मैटर करती है। हमारे प्रोजेक्ट ज़रा स्लो एंड स्टडी होते हैं, क्योंकि हमने स्टूडेंट से भी काम लेना होता है, किसी को साल लग रहा होता है, 2 साल। इंडस्ट्री इतना वेट करती नहीं, वो कहती बस 3 महीने में 5 महीने में सोल्यूशन आ जाए, हमारा मसला हल हो। ये भी एक रीज़न है। एवरी रिजेक्टेड प्रपोजल इज़ ए फ्री ट्रेनिंग कोर्स इन प्रपोजल राइटिंग। अगर आपकी प्रपोजल खुदा न खासा रिजेक्ट हो भी गई है तो आप फिर भी बेनिफिशरी हैं। आपकी वो प्रपोजल लिखने में जो ट्रेनिंग हुई है, जो आपका नॉलेज एनहेंस हुआ है, जो आपको नई चीज़ें जो आपने दरियाफ्त की थी वो मिली हैं, कि अपनी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। बेशक प्रपोजल विन नहीं हो सकी। तो ये वो चीज़ है। आपने दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी, एक ख़राब वाली देखी, एक जिसे मैंने कहा था कि बहुत अच्छी है, एक आप वो देखी। लेकिन उस बहुत अच्छी को जब हमने स्टडी करना शुरू किया तो वो इतनी भी अच्छी नहीं थी, उसमें भी कुछ लूप होल्स हमें नजर आए। इसके पीछे AI का कमाल है। यहाँ मैंने इसलिए उस चीज़ को ओपन छोड़ दिया है, और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। समटाइम्स हम AI से जनरेट करवा के कहते हैं बड़ा परफेक्ट हो गया, AI ने किया है, तो इसने तो कोई शायद छोड़ी नहीं होगी। तो याद रखें, AI हमें वहाँ ला के फेंकती है जहाँ पे फिर हमें शर्मिंदगी भी होती है, एम्बेरसमेंट भी होती है। एक मुझे मैसेज आया बड़ा लंबा चौड़ा, उस मैसेज स्टार्ट पे लिखा हुआ था, दिस इज़ योर इंग्लिश विच इज़ पॉलिश्ड, आगे मैसेज शुरू हो जाता है। उसने वो AI से जनरेट करवाया, कॉपी पेस्ट करके वो पढ़े बगैर ही मुझे भेज दिया। हम AI से कभी ऐसी प्रपोजल नहीं बनवा सकते, याद रखें, जिससे हमें फंडिंग मिल जाएगी। इससे फ़ायदा ले सकते हैं। मैंने जो टाइटल्स की एब्रीवेशन, जो वेड है, ये मैंने AI से बनवाई थी। उसको प्रपोजल दी, उससे कहा कि मुझे कोई टाइटल सजेस्ट करो। हम इस तरह की हेल्प ले सकते हैं। उसकी एब्रीवेशन बना दो, वो बना देगा। लेकिन आपने फिर टेक्निक उसको देखना है कि क्या ये सूट कर भी रही है या नहीं, यानी ब्लाइंडली कभी फॉलो ना करें। मैंने जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की मिसाल दी, दीज 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वर क्रिएटेड बाय AI से कहा गया था कि एक अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाओ, लेकिन उसने अच्छी बनाई ज़रूर है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसको फर्दर इम्प्रूव ना कर सकें। इम्प्रूव हमने करना है, हमारा दिमाग काम करेगा यहाँ पे। AI एक हद तक हमारी हेल्प करता है। AI ने ये किया कि बहुत से पॉइंट्स उसमें डाल दिए, लेकिन एक गलती छोड़ दी, वो आप लोगों ने ढूंढ भी ली। जिसने तलाश करने की कोशिश, जो रेफरी है, वो उसका एक्सपीरियंस होता है, वो जज कर लेता है। मेरे पास भी जब भी कोई ड्राफ्ट आता है, मैं फ़ौरन जज कर लेता हूँ ये AI जनरेटेड है या उसका अपना बनाया हुआ। AI से हेल्प ज़रूर ले, बट वेरी केयरफुली। तो एथिकल गाइडलाइन क्या है? AI असिस्ट, रिसर्चर्स डिसाइड। और यहाँ तक अगर हम रहेंगे तो सही रहेगा। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फंडेड प्रोजेक्ट आर 3 रिजेक्टेड प्रपोजल नो बॉडी टॉक्स अबाउट। ये मेरी अपनी कहानी भी है, जो इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि एंड पे
इसके बारे में बताया ये कैसे विन हुआ। मुझे एक ईमेल आई, एक यूके के प्रोफेसर थे, उसने अपना तारुफ करवाया और कहा कि ये हम एक प्रपोजल पे काम कर रहे हैं कि ये हमारी डोमेन है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें बता दें, हम आपको कंसोर्शियम में शामिल करना चाहते हैं। मुझे और क्या चाहिए था, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी और उन्होंने मुझे इंक्लूड कर लिया। फिर मुझे बाद में पता चला उन्होंने फिर एक इसी तरह से मलेशिया से एक बंदा लिया और स्पेन से उसने अपने पार्टनर लिए। उसने 7 लोगों का कंसोर्शियम बनाया जिसमें 8वीं इंडस्ट्री है, जो नीचे उनके लोगो लगे हुए हैं, बोर्नमाउथ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड और यूसी, ये सारे, और कॉमसेट्स वो आपको एंड पे नज़र आ रहा है। इस तरह से उसने कंसोर्शियम बना के काम शुरू कर दिया, प्रपोजल लिखनी शुरू कर दी। उसमें हमें भी टास्क दे दिया, कुछ सेक्शन हमारे पास से, तो हम अपना अपना काम करके। गलती उसने ये की या उसे अंदाज़ा नहीं था, फर्स्ट टाइम वो भी प्रपोजल सबमिट करवा रहा था, ऑनलाइन सबमिशन होनी थी, करते करते लास्ट डेट पे चले गए और ये चीज़ इम्प्रूव करनी है, ये करना है, ये करना है। लास्ट डेट को सर्वर में कोई मसला आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, वो सबमिट ही नहीं हो सकी, टाइम गुजर गया। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उसे। फिर हम लोगों ने भी उसको तसल्ली दी, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। अब हमें साल और मिल गया क्योंकि नेक्स्ट फिर अगले साल का वेट करना था, लेकिन वो साल हम हाथ पे हाथ रखने, हम उसको इम्प्रूव करते गए, अपनी तरफ से हर एंगल से उसे इम्प्रूव किया है। अगले साल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस से कोई 2 हफ्ते पहले उसे सबमिट करवा दी है। इसमें लर्निंग पॉइंट क्या है कि किसी भी काम के लिए एंड तक लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना चाहिए। हम सब ने ये चीज़ लर्न की कि सेफ रहना चाहिए, सेफ्टी 3-4 दिन पहले वो काम कर देना चाहिए अगर कोई मसला हो, ताकि हमारे पास गुंजाइश हो। लेकिन हुआ ये कि वो प्रपोज़ल विन नहीं हो सकी, लेकिन उसका जो रेफरी ने जो अपने रिव्यूज़ दिए हुए थे, जो अपने कमेंट्स दिए हुए थे, वो हमारे लिए बड़े मार्जिन पे रिजेक्ट हुई। यानी हम स्कोर जो बिल्कुल, फॉर एग्जांपल अगर 85% लास्ट थी तो हमारी 84% पे रह गई, यानी बिल्कुल मार्जिन के शॉर्ट मार्जिन पे रह गई, नहीं हो सकी। तो उसके बाद अब 2 साल हो चुके थे हमें, फिर इसके लिए स्ट्रगल शुरू की कि अगले साल अब इन चीज़ों, इन खामियों को भी दूर करेंगे, रेफरी के कमेंट्स हैं उनको सामने रखेंगे, फिर काम शुरू कर दिए। तीसरे साल वो अल्हम्दुलिल्लाह वो विन हुई, यानी हमें 3 साल उसके ऊपर स्ट्रगल करनी पड़ी। तो उससे एक हमारे कोर्स में एक छोटी सी कहानी हुआ करती थी इंग्लिश बुक्स में। एक बादशाह था, उसके ऊपर एक कंट्री ने अटैक कर दी, जैसे ईरान के ऊपर अटैक हो गया ना, तो वो कंट्री अटैक कर दिया है। वो बादशाह ने कोशिश की, थोड़ी बहुत कोशिश की, उसने कहा नहीं वो आगे बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो हम नहीं कुछ कर सकेंगे। तो उसने ना अपने आप को एक जगह पे छुपा लिया, बंद कर लिया एक कमरे में, और ताकि मुझे कोई ढूंढ ना सके, खुफिया जगह पे चला गया। वो बैठा हुआ था तो देखता है कि एक स्पाइडर दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो चढ़ता है, आधा पहुंचता है तो वो फिर गिर जाता है नीचे। वो फिर चढ़ना शुरू होता है। इस दफ़ा उसने कोई 100 टाइम्स उसने ट्राई की, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। एक वक्त ऐसा आया कि वो चढ़ गया ऊपर। ये चीज़ बादशाह के दिल को बड़ी लगी। उसने सोचा कि ये स्पाइडर हो के हिम्मत नहीं हार रहा, बार बार स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं भी छुप के बैठ गया। वो निकला बाहर, अपनी आर्मी को जहाँ जहाँ थी उसको इकट्ठा किया और फिर एक ज़ोरदार अटैक किया। आप ईरान की मिसाल आपके सामने। तो इस तरह से ये प्रपोज़ल भी सेम कि इसमें आप हिम्मत नहीं हारनी और कोशिश करते रहना है। आपकी अपनी इम्प्रूवमेंट तो होती रहेगी, प्रपोज़ल रिजेक्ट होती है, एक्सेप्ट होती है, आपकी अपनी इम्प्रूवमेंट तो हो ही रही है, वो तो आपको एडवांटेज हो रहा है ना। और इसके बारे में हम ये कह सकते हैं, रिसर्च बिगिंस विद पैशन, सर्वाइव्स ऑन परसेवरेंस and occasionally gets funded, and that's all. If there are any question, please. Thank you.